आधुनिक भारत अगर आप पढ़ते हैं तो आधुनिक भारत में एक चैप्टर है क्या, विद्रोह। किसका विद्रोह? 1857 के पहले के जो छोटे छोटे विद्रोह हुए हैं, यानी संघर्ष, कभी कभी उन्हें आंदोलन भी कहा जाता है। उसे अगर आप मेंस के नज़रिए से देखें कि आधुनिक भारत से मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर कहाँ, छोटे छोटे विद्रोह से या उन आंदोलनों से, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि मेंस में कौन सा ऐसा विद्रोह जहाँ सवाल बन सकता है, ये महत्वपूर्ण होता है। कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ प्री के लिए ही बने हैं, या हो सकता है कि किसी विद्रोह को स्पेशली नाम से पूछा जाए क्या बना करके कि हाँ मेंस के लिए है ये। ऐसा हो सकता है कि जनजातीय विद्रोह को आपसे पूछ लिया जाए अलग करके क्वेश्चन, नागरिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह, कौन से विद्रोह कैसे हुए, उनके बारे में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके सामने कि किसी एक विद्रोह या किसी एक आंदोलन के बारे में सवाल कर लिया जाएगा, जैसे कि फरैजी होता है, तो क्या फरैजी आंदोलन या विद्रोह का धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, राजनीतिक विचारधारा कैसी रही है, किसानों की समस्याओं के प्रति फरैजियों ने सहानुभूति क्यों रखा, इसके नेता कौन थे, इसका प्रसार और जमींदारों की इसके प्रति प्रतिक्रिया क्या रही है, दूसरी बात क्या कि इसका प्रभाव एवं महत्व क्या है। या ऐसे भी सवाल आपसे किए जा सकते हैं अकेले इन्हीं से, या आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने सभी को एक साथ करके कि भारतीय प्रतिक्रिया और ब्रैकेट में डाल दिए जाए 1765 से 1857 के मध्य, यानी जो रिएक्शंस रहे हैं और उन्होंने 1857 की क्रांति की क्या भूमिका तैयार की थी, ये सवाल आपके सामने हो सकता है। या 1857 क्रांति के पूर्व भारतीय प्रतिक्रिया पर चर्चा कीजिए। तो ये भी जानना है कि विद्रोह नहीं, अगर आपसे ये कहा जाए कि भारतीय प्रतिक्रिया पर चर्चा कीजिए, तो यानी कि पूछा क्या जा रहा है 1765 से लेकर के कहाँ तक, 1857 के पहले। जैसे क्वेश्चन मेंस में सीधा आपके सामने आ सकता है क्या, 1857 की क्रांति की, या विद्रोह भी कह सकते हैं, क्रांति के पूर्व भारतीय प्रतिक्रिया पर संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ तो कोई विद्रोह की हमने बात ही नहीं किया भाई, अब ये तो क्वेश्चन कमीशन एग्जाम में रख दिया। अब आप ये कहते हैं कि ये तो मेंस में क्वेश्चन है ही नहीं सर, विद्रोह का तो मेंस सिलेबस में है ही नहीं। यही लोग कहते हैं ना कि विद्रोह तो मेंस में नहीं है, तो ये कहाँ से सवाल बन के आ गया है। अब सवाल कहाँ निकल के आया है, यहाँ से। आप सिलेबस को जब देखते हैं, क्या जो आपका आधुनिक भारत है 1757 से 1927, इसमें क्या है, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। सिलेबस अगर आप देखते हैं तो जो आपका GS 1 है और उसका टॉपिक नंबर क्या है, 2 है, जहाँ क्या है आधुनिक भारत और समय दिया 1757 से 1947, और उसमें कह रहा है महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, यही तो कह रहा है, समस्याएं, तो ये उसी में तो आता है, उसी का हिस्सा तो है ये, समस्याएं, इसे विद्रोह हुआ है। तो क्या ये सीधा सवाल जब आपसे कर दिया जाए कि 1857 की क्रांति के पूर्व भारतीय प्रतिक्रिया पर संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत कीजिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इसका आंसर क्या होना चाहिए तब, अगर इस सवाल के आंसर की बात किया जाए तो बहुत ही आसान है इसका आंसर लेने के लिए। अगर इसका आंसर आपको लिखना है तो हमने डायग्राम तो बना दिया है, अब आप देख के इस बात से डर भी रहे होंगे कि तो डायग्राम सर ने बहुत बड़ा बना दिया तो हम इसमें लिखेंगे क्या। बहुत ईजी है, सीधा सीधा आंसर क्या, इसकी भूमिका को बताइए, और भूमिका कहाँ मिलेगी, यहाँ से। अगर आप यहाँ पहले भूमिका बना चुके हैं तो इस सवाल का आंसर पहले भूमिका होगी। दूसरी बात क्या, ये जितने विद्रोह हैं, यानी कौन से, नागरिक विद्रोह, और कौन, किसान आंदोलन, और कौन, जनजातीय विद्रोह आंदोलन, और सैनिक विद्रोह, इन चारों को आप क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है। यहाँ क्या लिखना होगा आपको,
प्रतिक्रिया का स्वरूप। अब प्रतिक्रिया का स्वरूप यही है, यानी कौन से? 4 की बात करेंगे। 4 जो मैंने ग्राफ बना रखा है, यानी ये आपका बी होगा और आपका सी होगा, और ए बी सी करके जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप सबको दिखा देंगे। हाँ, ये जरूर, ये इसको नहीं दिखाएंगे। जैसे हमने फरेजी में बता दिया क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे इसके अंदर में जा करके, तो आपको वो नहीं बनाना है, क्योंकि ये सवाल सीधा कह रहा संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत करना है आपको। तो यहाँ भूमिका बताइए, प्रतिक्रिया का स्वरूप बताइए, और दूसरी तीसरी बात क्या हो जाए इसमें, इसका महत्व को बताइए। महत्व जब बताते हैं आप तो महत्व के साथ कोशिश करिए इसका प्रभाव भी बता दीजिए, और लास्ट में क्या लिख दीजिए? निष्कर्ष लिख दीजिए। अब ये है मेन से क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। ये क्या है? मेन से, मेन का, यानी कि आपको हमने जो दिया कि भारतीय प्रतिक्रिया जो कि द इंडियन रिएक्शन है, जिसका समय है 1765 से 1857, जिसे आप कहते हैं 1857 के पूर्व हुए महत्वपूर्ण विद्रोह, उसी बारे में आप तो बात करते हैं। और विद्रोह को आप खासी कहेंगे, अहोम कहेंगे, वहीं आप सन्यासी कहेंगे, वहीं आप फरेजी कहेंगे, आप सबको अलग अलग करके घाँच पाँच करके पढ़ते रहते हैं। लेकिन आपसे सवाल कर लिया जाए क्या कि 1857 की क्रांति के पूर्व भारतीय प्रतिक्रिया पर, भारतीयों द्वारा की गई प्रतिक्रिया पर चर्चा कीजिए, संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत कीजिए। तो जब ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं तो आप सोचते कौन सी प्रतिक्रिया, किसकी बात की जा रही है? जब भारतीय प्रतिक्रिया की बात की जाएगी तो इसका सीधा सा आंसर यही कि बात की जा रही किसकी? 1857 के पूर्व घटित उन जनजातीय हो, चाहे किसान आंदोलन हो, और चाहे क्या कहते हैं जनजातीय आंदोलन हो, और चाहे नागरिक आंदोलन हो, नागरिक विद्रोह हो, उनकी बात की जा रही है। तो भूमिका लिखिए, और भूमिका के बाद क्या बताएंगे? प्रतिक्रिया का स्वरूप, यानी क्या? नागरिक विद्रोह बताएंगे। और जब आप लिखेंगे, अगर डायग्राम बना रहे हैं तो नागरिक विद्रोह का बनाइए, किसान आंदोलन बनाइए, जनजातीय आंदोलन बनाइए, और सैनिक विद्रोह का बनाइए। आप थोड़ा सा और उसको देना चाहते हैं तो इसको क्लेरिफाई कर दीजिए। यही डायग्राम उठा के पूरा रख दीजिए, और भूमिका चूंकि आपको ऊपर से लिखना है, और बाकी आप ग्राफ इसी रख दीजिए, हो गया। और नीचे क्या लिख दो? महत्व बताओ, प्रभाव बताओ, निष्कर्ष लीजिए, खत्म, आंसर आ गया। नहीं समझे? क्या रिमूव करना पड़ता है? अगर ये सवाल का आंसर सीधा करना है तो जो भूमिका यहाँ का आपको पता है तो भूमिका आप लिख दिए हैं, ठीक। अब ग्राफ आपका बनेगा तो इतना ही बनेगा, ए बी और सी एंड डी, यही बनेंगे। इस ग्राफ में क्या रिमूव होगा? ये नहीं रहेगा। ये जो मैंने आरोप बता दिया कि फरेजी का क्या इसमें सब हेडिंग्स बनते हैं, वो आप नहीं रखेंगे। वहाबी के आंदोलन क्या क्या बातें, क्या सवाल हैं, वो आप नहीं रखेंगे। आप बात करेंगे कहाँ कुल और संथाल पे, आप नहीं रखेंगे। सिर्फ आप क्या करेंगे? ये मोटा मोटा हेडिंग रख करके और अल्लाह क्या कर देंगे? इसके महत्व को बताएंगे, किसके? इन जो भारतीय क्या कहते प्रतिक्रिया है, इसका महत्व, भारतीय इतिहास को कहाँ तक प्रभावित किया, और 1857 क्रांति की पृष्ठभूमि कैसे बनी, उस पर चर्चा कर देंगे। और लास्ट में लिख देंगे क्या निष्कर्ष, और इसी के साथ क्या कंप्लीट होगा आपका आंसर। यानी कुछ मेंस में लिखने के लिए पहले आपको समझना चाहिए कि आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसका आंसर क्या, क्वेश्चन समझोगे तब आंसर आएगा। आप इसको छोड़ के आसानी निकल जाएंगे, आप पे नहीं ध्यान देंगे कि ये बात कर रहा है विद्रोह की, और किस विद्रोह की बात कर रहा है? 1857 के पूर्व की। या सीधा आपसे ना किया जाए सवाल, 1857 क्रांति को हटा ही दिया जाए, आप सीधा क्वेश्चन कर लिया जाए कि वह जो है आधुनिक भारत में भारतीयों द्वारा कुछ अंग्रेजों के प्रति कुछ प्रतिक्रियाएं यानी विरोध प्रस्तुत की गई थी, उनका जरा विश्लेषण कर दीजिए। हो गया सवाल। 1857 की उसने बात ही नहीं किया। तो सीधा सवाल क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी और जमींदारों के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रियाओं का चर्चा कीजिए, या भारतीय द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं का चर्चा कीजिए। हो गया सवाल। बदल तो रहा है, और सवाल बदल रहा तो समझ सकते हैं। तो फिर यही बातें हैं जो हमने लिख रखा है। लेकिन अब क्या हो जाए, आज सवाल किया जाए कि 1857 की क्रांति के पूर्व वहाबी आंदोलन के क्या भूमिका रही है। सवाल बदल गया। तब आपको कुछ नहीं करना है, भूमिका लिखोगे और सीधा वहाबी आंदोलन को लेके आओगे। इन्हें डायग्राम में कौन आएगा? वहाबी आंदोलन आएगा सीधा। और जितनी बातें यहाँ है तो यहाँ संस्थापक के क्या कार्य हैं, पश्चिमोत्तर सीमाओं में इनका क्या प्रभाव है, बंगाल में वहाबियों ने क्या आंदोलन किया वो बताएंगे आप, सैयद अहमद के बाद वहाबी आंदोलन की स्थिति कैसी रही,
या सीधे ये कहा जाए कि भारतीय प्रतिक्रियाओं में वहाबी आंदोलन क्या किसके द्वारा, सैयद अहमद की उसमें अहम भूमिका रही, लेकिन जब सैयद अहमद नहीं रहे तो उसका क्या प्रभाव पड़ा या क्या स्थिति बनी। सवाल ऐसे घुमा देगा आपसे कि इसमें हर लाइन पे सवाल है, जितनी हर लाइनें बनी। यानी क्या, वहाबी आंदोलन ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अपनी गतिविधियां कैसी रखी, या वहाबी आंदोलन का पश्चिमी सीमा प्रांत में कैसी गतिविधियां रही हैं, चर्चा कीजिए। मतलब जितनी हेडिंग मैंने यहाँ बना रखा है सब पे सवाल हैं, इन पे आपको आंसर ठीक सेटअप करना होगा। क्या इसके अंदर रखना, जैसे फरैजी है, फरैजी ने के ऊपर क्या धर्म का कोई प्रभाव है, कि इसके राजनीतिक विचार क्या रहे हैं, फरैजी आंदोलन के राजनीतिक विचार प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों क्या सवाल है, क्या फरैजी आंदोलन में किसानों की समस्याओं के प्रति इस संप्रदाय ने क्यों सहानुभूति दिखाई, चर्चा कीजिए। आ गया सवाल। ये तो नेता प्रसार की बात मत करिए, ये तो नेतृत्व, ये तो प्री के लिए आपके हो सकता है। फरैजी विद्रोह जो हुआ उसके प्रति जमींदारों की कैसी प्रतिक्रिया रही, वाह, ये भी सवाल आपके लिए है। फरैजी विद्रोह का भारतीय प्रतिक्रियाओं में क्या प्रभाव रहा है, उसकी महत्ता को भी स्पष्ट कीजिए। जितने सवाल हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है तो व्हाइट बोर्ड है, तो शायद सवाल को लिखूंगा नहीं मैं, आप बता सकता हूँ कैसे सवाल बन सकते हैं, क्योंकि सारे कीवर्ड यहाँ रखे गए हैं उसके। ठीक, ऐसे सवाल आपके सामने हो जाएंगे। कोल विद्रोह होने का क्या कारण था। आज जब आते हैं कहाँ आप, जनजातीय में, तो जनजातीय आंदोलन को भूमिका अलग से चाहिए, अपनी भूमिका, क्योंकि जो आदिवासी जो विद्रोह है इसकी भूमिका अलग हो जाती है, किसान विद्रोह की भूमिका अलग, सबकी भूमिका अपनी होती है। तो यहाँ अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय प्रतिक्रियाओं में जनजातीय आंदोलन का क्या योगदान रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, तुरंत भूमिका को आप दिखाइए। और चुआर या हो, आपके चुआर और हो, कोल और संथाल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है तीनों, इन तीनों को अगर आप दिखा दिए ग्राफ बना करके, और इनके अंदर की बातें जो मैं लिखवा चुका हूँ या लिखवाने वाला हूँ, उसको आप क्या करेंगे, उनके अंदर की बातों को आप क्या करेंगे कि आप लिख देंगे, ग्राफ डायग्राम बना करके आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहीं पे सवाल का नेचर बदल सकता है। कैसा बदल सकता है कि भारतीय प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप देखा गया है कि कोल विद्रोह का दमन कैसे हुआ, उसकी महत्ता क्या रही, या उसका स्वरूप कैसा रहा। यानी कोल विद्रोह का जनजातीय आंदोलनों में कोल विद्रोह के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसके महत्व को भी बताइए। हो गया सवाल, आ गया ना। यानी यहाँ आपके लिए कोई सवाल नहीं, कोल विद्रोह के कारणों को स्पष्ट करते हुए उसकी महत्ता पर चर्चा कीजिए, ये भी सवाल है आपके सामने। या संथाल विद्रोह क्यों हुआ, उसके स्वरूप पर चर्चा करते हुए उसके महत्व को भी बताइए। हो गया सवाल आपके लिए। दमनकर्ता और नेता की कोई बात नहीं होती है, ये प्री के लिए होता है। तो ये चीजें कहाँ हो सकता है, कोल और संथाल दोनों जगहों पे हो सकता है। हाँ, सन्यासी विद्रोह के साथ भी हो सकता है कि हाँ, सन्यासी विद्रोह का स्वरूप कैसा था, सन्यासी विद्रोह होने का क्या कारण है ना, और उसकी महत्ता क्या है, उसने भारतीय इतिहास में क्या योगदान दिया, या उसकी महत्ता क्या रही है। ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे। तो आप इस गफलत में कभी मत पढ़िए कि प्री एग्जाम आ जाए तो मेंस को मत पढ़िए। जो लोग वर्तमान में भी 27 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का प्री एग्जाम होगा, जो डेट कमीशन ने दे रखा है, अगर आप ये सोचते हो कि हम प्री होने के बाद मेंस को पढ़ेंगे तो ये भूल है, क्योंकि प्री और मेंस के बीच का जो फासला है वो 90 डेज का होता है। यानी अधिकतम हो सकता है कमीशन 120 दिन आपको दे दे, लेकिन 90 दिन के ऊपर ही देता है, उसके नीचे नहीं देता समय। 3 महीने का समय देता है जहां आप कवर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेंस हर दिन 1 से 2 घंटे स्टडी करना ही चाहिए। अगर बतना जो लोग अभी तैयारी शुरू किए हुए हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि सबसे पहले उन्हें मेंस को समझना चाहिए अच्छे से। अगर आप मेंस को समझ गए तो प्री अपने आप निकल जाता है। मेंस को समझने का मतलब होता है कि आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं, आपका कॉन्सेप्ट है तो फैक्ट अपने आप रहेगा। अगर कहानी ही नहीं है तो तथ्य कहाँ से आएंगे, आप बताइए। कोई तथ्य रट पाएंगे क्या, नहीं रट सकते हैं, और रट भी लेते हैं तो आप किसी काम का वो नहीं रहेगा। तो इसलिए जब भी मेंस को पढ़ना चाहिए और समय से, यानी मेंस को एक दिन का है नहीं, कम से कम आपके न्यूनतम अगर देखा जाए तो 1 साल से ऊपर का समय मेंस पे होता है। 1 साल से ऊपर का समय इस पे काम करना पड़ता है। कुछ किताबों का अध्ययन, प्रीवियस ईयर का अवलोकन,
जब आप सारा का सारा करते हैं तो ये आपको पता लग सकता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर को आप नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आप टॉपिक देख रहे हैं, तो ये नहीं समझ पाएंगे कि हाँ कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। या आपके सिलेबस में सिलेबस रखिए, प्रीवियस ईयर को रखिए, एक अच्छा कंटेंट आपके पास हो, वह कंटेंट बहुत सी सारगर्भित हो जो कई टाइप के क्वेश्चन को हिट कर सकता हो। जैसा कि स्वाइट बोर्ड पे ये बातें मैं बता दिया हूँ। ये तो एक चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे MP हो, चाहे बिहार हो, और चाहे बात करिए PSC की, अगर वो सवाल पूछना चाहे आपसे तो इस चैप्टर के अंदर जा करके इतने टाइप से क्वेश्चन कर सकता है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इससे भी अलग हो सकता है घुमावदार सवाल जैसे PSC पूछता है, ऐसे सवाल आपके सामने आ सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, आपको अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि ये किस चैप्टर की बात हो रही है। अगर 1857 क्रांति के पूर्व भारतीय प्रतिक्रिया ना लिखा जाए और सीधे आपसे सवाल कर दिया जाए क्या कि भारतीय इतिहास में इंडियन रिएक्शन क्या है, और वहाँ पर क्या ना लिखा जाए भारतीय प्रतिक्रिया, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके लिए जाना जाता है। किस बात को लेकर के? इंग्लिश को हिंदी में लिखेगा, और इंग्लिश को तो इंग्लिश में लिखेगा ही, लेकिन इंग्लिश का ही उच्चारण जो आप करते हैं उसको हिंदी में जाके लिख देगा, इंडियन रिएक्शन। अब आप ढूंढिएगा क्या है वो, आप वहीं समझ नहीं पाएंगे और कहेंगे इंडियन रिएक्शन है कहाँ। आधुनिक भारत में ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसके अंदर सवाल ऐसे निकाले जा सकते हैं। तो जितना सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं, ये मेंस के लिए बहुत यूजफुल है। और मेंस को कभी भी बहुत ज़्यादा ना डीप जाना है, ना बहुत ऊपर जाके पढ़ना है, बशर्ते आपको क्वेश्चन उस जिस टॉपिक को आप पढ़ते हैं उस टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर आप जरूर फोकस करिए। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल एक भी सवाल कहीं से भी आ जाए उस चैप्टर से या किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए तो आपसे गलत नहीं होगा। जैसा कि हमने कहा कि सीधा सवाल किया जाता है तो ABCD डायग्राम नजर आएंगे, आपको वही लिखना होगा। अगर इसके अंदर जाके पूछता है किसी एक विद्रोह किसी आंदोलन को, तो आप आसानी से आप उसके अंदर क्या क्या है जो पूछा उसका आंसर करिए। अगर पूछा कि वहाबी आंदोलन के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में क्या गतिविधियाँ रही हैं, तो वहाबी आंदोलन का गतिविधियों का प्रमुख केंद्र पश्चिमी उत्तर सीमांत प्रांत ही क्यों रहा, उत्तर दीजिए। तभी भी सवाल आपके लिए है, उसका आंसर मैं दे रहा हूँ आपको कि ऐसा कौन सा कारण था कि वहाबी आंदोलन की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत ही बना। विश्लेषण कीजिए, क्या उत्तर है आपके पास? रुक गया ब्रेन ना, वहाबी आंदोलन ही तो है। आप इसको याद करके बैठे हुए हैं, इसका संस्थापक कौन है? अंदर कौन लिखेगा? क्या कारण भाई यहां ऐसा हुआ है, क्यों नहीं इसने किसी और स्थान को चुना? ये है तो मेरा कहने का सीधा मतलब है, इसके साथ स्पेक्ट्रम यानी बुक को अच्छे रीड करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए पूरी कि हम जो भी पढ़ते हैं उसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से नोट डाउन भी करना चाहिए। इसीलिए लोग ये कह देते हैं कि मेंस से अधिक टफ प्री है, ये सही है। प्री एक बैरियर है जो एक बहुत बड़ी भीड़ को अलग करता है, लेकिन यदि आप प्री पास कर रहे हैं और मेंस को आपने 50% रेडी कर रखा है तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हैं, आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कहेंगे नहीं सर हम तो कम पढ़ेंगे हो जाएगा। आजकल तो एक UPSC में फ्रॉड भी बहुत हो रहा है, तो आप जानते ही आसान रास्ते हैं। जनरल की लड़कियां SC सर्टिफिकेट लगा के IAS बन के घूम रही हैं, है ना, बहुत सारी घटनाएं देखी जा रही PSC में। तो सब अलग रास्ते हैं, वो बाद में आप पकड़े जाएंगे, कभी ना कभी पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर आपको अच्छे से पढ़ के देना है तो आपको पढ़ने का तरीका मेंस का यही होना चाहिए। ये सारी बातें आपको जैसी भी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी, अगर आप इससे कुछ लगता है कि आपको लाभ मिलता है, ये तरीके आपके काम के हैं, तो इसे ज़रूर लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, वहाँ तक पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है, खासकर उन लोगों के बीच जो मेंस की तैयारी कर रहे हों। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे गुमराह होते हैं जो हमेशा प्री को ही पढ़ते हैं, मेंस को कभी छूते तक नहीं। धन्यवाद।